नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बात शेयर करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है या हमारी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। अब कोर्स सी बात है, आप कहेंगे कि भाई ये कैसा सवाल है। लाइफ तो किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एग्ज़ाम तो एक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए और शायद मैं कहूँ कि मेरे लिए भी हम ऐसे सोचते थे बेसिकली। इससे पहले जो आपको मैं कहानी शेयर करने वाला हूँ कि भाई हमारे लिए एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट है। अभी ट्विटर पे कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले बात चल रही थी, कुछ ट्रेंड चल रहा था, तो मैंने भी उसमें कमेंट किया था कि इस तरह से कुछ था। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था कि भाई एग्ज़ाम्स की वजह से भी फॉर्म बहुत लेट आते हैं, प्रोसेस बहुत ही स्लो है। एक जॉब पाने के लिए हमें अगर एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 तक पूरा क्लियर करने में उसका ज्वाइनिंग लेटर आने तक लगभग 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के पक्ष में बिल्कुल हम लोग थे नहीं। पर्सनली मैं भी नहीं था, और बहुत सारे बच्चे, बताया था आपको मैंने लास्ट वीडियो में, कि लगभग 40-60 का रेशो था। मतलब 40% ऐसे बच्चे थे जो चाहते थे, 40-45% कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो बेसिकली। चाहे मैं एक एसएससी का एग्ज़ाम लेके एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, और ये किसी और का कोई सा भी एग्ज़ाम बेसिकली हो सकता है। तो क्योंकि हम लोगों को, आपको बताया था, हम 2 टाइप के इंसान हो सकते हैं इसमें, या तो जिसको कोविड नहीं हुआ हो, जैसे कि मुझे अभी तक हुआ नहीं भगवान की दया से, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको कोविड शायद नहीं हुआ है, उनके आस पड़ोस में किसी को नहीं हुआ है, तो उनको कोविड का पेन पता नहीं कि क्या होता है, क्या बीतती है बेसिकली। या फिर वो बच्चे के जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हो, और एक साइड वो बच्चे हैं जिनके आस पड़ोस में, जिनकी फैमिली मेम्बर्स में किसी को कुछ हो चुका है, किसी को कोविड हो चुका है, या किसी अपने चहेते को गंवा चुके हैं इस कोविड-19 के दौरान। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एग्ज़ाम चले और वो एग्ज़ाम देने जाएं इस सिचुएशन में। तो अभी जो ये स्टोरी है, इसके बाद मुझे भी पर्सनली मैंने फील किया कि यस, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, लाइफ इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो सिचुएशन इस टाइम पे देश में चल रही है बेसिकली, उसमें लगता है कि यार अब हम लोगों की भी क्या बताएं। अब वही चीज़ है कि अब सबकी जो बच्चे हैं, कंपटीशन का तो सबको लेवल पता ही है, कंपटीशन कितना ज़्यादा है देश में हमारे खासकर। तो लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि यार एक बार अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए जाएँ तो उसके बाद का पता नहीं है कि कब क्या होगा, और एक बार जॉब मिल जाए फिर तो वेल एंड गुड है। तो बेसिकली मैं आपको एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। एक एसएससी एस्पिरेंट थे भाई, अंशुमान भाई, जिनकी फ़िलहाल अभी इस दुनिया में नहीं है। अभी कल ही उनकी डेथ हो गई कोविड से। उन्होंने एक मैसेज डाला हुआ था क्यू मैथ्स फैमिली मेम्बर्स में, कोई एक उनका ग्रुप है फेसबुक पे, आई थिंक सो। मैं तो अभी ट्विटर पे गया, तो ट्विटर पे चल रहा था, तो मैंने देखा भाई इसको शेयर करना चाहिए। और ये सुनने के बाद किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। मतलब जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खैर अभी तो मैंने न्यूज़ देखी खुद ही। अब आज जो न्यूज़ चैनल्स ने दिखाई, आज तक पे देखी थी मैंने, कि किस तरह से पेशेंट्स की हालत क्या है। ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि लोग ऐसे ही, वेंटिलेटर तो खैर दूर की बात है, बेड तक तो पहुँचे, तो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल्स, तो क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन है नहीं। कोई ऑटो में ही मरा जा रहा है, कोई गाड़ी में या उन लोगों को दम तोड़ रहा है। ऐसे हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे लोग रो रो के पागल हो रहे हैं, उनकी फैमिली वाले, कि भाई हम 50 हॉस्पिटल घूम चुके हैं, कोई हमें एडमिट नहीं कर रहा है, सब कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है, हम क्या करें इस सिचुएशन में। तो कोविड का ये कहर है। बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि यार कोविड कोविड क्या है, क्या कोरोना कोरोना वरोना कुछ नहीं होता है। तो मुझे एक चीज़ बता सकते हैं अगर आप, कि देखो, लोगों को लगता है कि बुखार की तरह, खांसी की तरह एक जस्ट नॉर्मल सी चीज़ें हो गई हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं क्या, कि
पिछले 20 से 25 सालों में बुखार खांसी जुकाम कितनी बार आपको हुआ है? लगभग कम से कम 20 बार तो हुआ होगा। और कितनी बार आप वेंटिलेटर पे पहुंचे हैं? कितनी बार हॉस्पिटल गए हैं अब इस चीज़ के लिए? शायद से 2-4 बार मैक्सिमम। लेकिन जब कोविड हो रहा है आपको, जब सीवियर कंडीशन हो रही है, तब आप ऐसे लोग फिर हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो आप लोग? खैर वो बात अलग है। फिलहाल मैं जो चीज़ बात करने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में बोलता हूँ। तो बेसिकली अंशुमान जो भाई थे, उन्होंने 19 अप्रैल को उनके एक फ्रेंड ने उनकी स्टोरी एक शेयर की। तो वो लिखते क्या हैं, माई लास्ट मैसेज टू क्यू मैथ्स फैमिली मेम्बर। कहते हैं भाई, पिछले 15 दिनों के भीतर मैंने अपने पापा को, अपने छोटे भाई को, अपनी छोटी बुआ को खोया। साथ ही मैं और मेरी माँ कोरोना से लड़ रहे थे हॉस्पिटल में। आज 11 बजे मुझे रिपोर्ट किया गया कि मेरी माँ जिंदगी की जंग हार चुकी है। अब सिर्फ मैं बचा हूँ अपनी फैमिली में और मेरी भी हालत ख़राब है। एसएससी सीजीएल में मेरे टियर 1 एंड टियर 2 में टोटल मार्क्स 523 थे, जो कि आउट ऑफ 600 होते हैं। सोचा था कि इस बार फाइनल हो जाएगा। CHSL 24 अप्रैल को मेरे छोटे भाई का था, जो कि वो भी अब रहा नहीं दुनिया में। 26 अप्रैल को मेरा SSC CHSL का एग्ज़ाम था। मेरी सिचुएशन देखते हुए उम्मीद है कि 22-23 को या 22-23 के पहले ही मेरी सांसें थम जाएंगी। अब मुझे जीने से ज़्यादा मरने की जल्दी है, क्योंकि जिंदा रह भी गया तो मेरे लिए मेरे घर पे कोई नहीं है। मैंने अपनी फेसबुक आईडी पासवर्ड इस ग्रुप के एक भाई को दे दी है, जो मेरे से लगातार कांटेक्ट में है। मेरे दुनिया छूट जाने के बाद वो पोस्ट डाल देंगे। आप सभी से अपील करता हूँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो मत जाइए कोई एग्ज़ाम देने। जिंदा बचोगे तो अपनी फैमिली के साथ रहोगे। सरकार, हेल्थ सिस्टम, वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइज़र सब कुछ फेल हो चुका है। जितना आप न्यूज़ पर सुन रहे हो, देख रहे हो, ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन उससे 100 गुना ज़्यादा ख़राब है। आप लोग मेरे लिए सिर्फ इतना प्रे करो कि मैं मरूं तो दोबारा इंसान ना बनूं। अब देखिए आप, ये एक स्टोरी है। मतलब हम लोग को ज़िंदगी कहते हैं कि काफ़ी, ये जो मानवीय ज़िंदगी है, कहा जाता है कि इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन जो आदमी कह रहा हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो आप कि मैं मरूं तो दोबारा इंसान ना बनूं, तो उस पर किस हद तक गुजरी होगी शायद हम और आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिस पर बीतती है वही जानता है। और ये तो एक है, ऐसे देश में न जाने कितने होंगे जो एग्ज़ाम के चक्कर में जिनका कोविड-19 से डेथ हो गई। और एक क्या बताऊं, सरकार की हिपोक्रेसी अब देखें तो जैसे मैं दिल्ली की अगर बात करता हूँ तो दिल्ली में भी 4 दिन पहले ही पूरे वीक का लॉकडाउन लगाया, 23-24 तारीख तक, 26 तारीख तक। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि DSSB के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 20 को उसका एग्ज़ाम हुआ था, 23 को, आई थिंक 22, 23, 24 को उसका एग्ज़ाम है, 23 को है, 22 और 23 को। तो मतलब एक साइड आप लॉकडाउन की घोषणा करते हो, दूसरी साइड आप एग्ज़ाम लेते हो। ऐसे में क्या किया जाए? जिस बच्चे को पता है कि एग्ज़ाम उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब बच्चा यहाँ तक सोच सकता है कि मेरे लिए एग्ज़ाम मेरी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चा एग्ज़ाम देने क्यों नहीं जाएगा?
पर्सनली आई फील कि पहले मुझे लगता था कि यार सरकार चाहे कोई भी हो, मैं कोई बीजेपी या एंटी बीजेपी या एंटी कांग्रेस या कोई किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। जो सरकार में, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लोकतंत्र में क्या होता है, एक पेट्रोएट होता है, देशभक्ति अपनी जगह होती है। देशभक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अगर गलत हो रहा है तब भी आप तारीफ पे तारीफ किए जाओ, गलत होगा तो बोलेंगे, यही लोकतंत्र है। अगर आप गलत होने के बाद भी साथ देते हो कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है, फिर भी आप एक देशभक्ति के लिए कि यार हमारा देश हमारा देश हमारा देश, और कुछ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, फिर भी हम साथ दे रहे हैं, तो उसको एक वर्ड कहा जाता है जिंगोइज्म। बिल्कुल, देखो कोई भी चीज़ हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, कोई भी चीज़ हो, लेफ्ट हो या राइट, एक्सट्रीम जब वो चीज़ हो जाती है ना, वो दोनों चीज़ें, कोई चीज़ एक्सट्रीम तो आपको मालूम ही है, ये जो लेफ्ट राइट की बात है, एक्सट्रीम कोई किसी भी चीज़ हो, कोई भी कुछ भी हो एक्सट्रीम, अगर कोई चीज़ एक्सट्रीम होती है, प्यार एक्सट्रीम हो जाए, नफरत एक्सट्रीम हो जाए, या एनीथिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए एक्सट्रीम में, तो एक्सट्रीम कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो वैसा ही है, देशभक्ति बिल्कुल देशभक्ति होनी चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम कि भाई देशभक्ति के लिए आप किसी की जान ले लो, किसी बेकसूर की, तो ये तो देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन अब किसी को बेवजह मार देना, बेवजह चीज़ें होना, उस चीज़ का सपोर्ट तो नहीं करेंगे ना। तो वही वाली बात है, पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई चीज़ गलत हो रही है, जब वो ग्राउंड लेवल पे कोई चीज़ दिख रही है, तो बिल्कुल उसका विरोध तो करेंगे। ठीक है जी। अब लास्टली मैं यही कहूँगा, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, या जो भी और भी जो एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई भी एडमिट कार्ड इशू करती है एग्ज़ाम के लिए, चाहे DSSB का हो या किसी का भी हो, तो हम जब एग्ज़ाम सेंटर पे या कोई हमारा फ्रेंड सर्कल हो या ट्विटर पे कोई एक कैंपेन चला के, हम एक काम ये कर सकते हैं कि एग्ज़ाम देने कोई जाए ही ना, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर एक लड़का कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। लेकिन हम एक यूनिटी दिखा सकते हैं और ये कर सकते हैं कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन में कोई एग्ज़ाम लेता है, कोई भी बोर्ड हो, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एग्ज़ाम देने सारे के सारे बच्चे एक यूनिटी दिखा के एग्ज़ाम देने ही ना जाए। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट पे असर पड़ेगा, गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन या कैंसिल कर सकती है। और आप सभी से मेरी विनती है पर्सनली कि ऐसा कोई एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम तो आते जाते रहेंगे, हमारी उम्र भी होगी, अगर 26 की जगह 32 की भी अगर हम हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सरकारी नौकरी ज़िंदगी में नहीं रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी मिली है। अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम और कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए दुनिया में। कोई एक सरकारी नौकरी के पीछे भागना ऐसा ज़रूरी नहीं है बेसिकली कि अपनी जान बिल्कुल गंवा के, जान को जोखिम में डाल के आप एग्ज़ाम देने जाओ। कहने का मतलब ये है, एग्ज़ाम दोबारा भी हो सकता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, और मेरे से भी जो एजुकेटर्स हैं जिन्होंने भी हमारा साथ दिया एसएससी में पोस्टपोन करवाने में, चाहे वो गगन प्रताप सर हों, अभिनय सर हों, राकेश यादव सर हों, गौरव गर्ग सर हों, या फिर रेमो सर हों, और भी टीचर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ अगर, तो उन सभी से मेरी गुजारिश है कि जब कभी भी कोई और एग्ज़ाम भी हो एसएससी के अलावा, अगर आपको टैग किया जाता है उस चीज़ के लिए, तो आप प्लीज़ साथ दे दीजिए करें। अभी DSSB का एग्ज़ाम 3 दिन पहले बहुत सारे बच्चों ने टैग किया था टीचर्स को, एजुकेटर्स को, बट उनकी साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब बड़ा दुख होता है उसके बाद में कि आप एक साइड अगर एक एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाने के लिए आप आगे आ रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, हम सब आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि एसएससी के लिए 30-40 लाख लोग बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन जो और एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप सोच के देखो कि कहीं अगर 100 पोस्ट भी हैं अगर, तो 100 पोस्ट में कम से कम 1 लाख बच्चे तो कम से कम फॉर्म भरते ही हैं। चाहे DSSB का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे कम से कम लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा होगा।
अगर उनमें से खुदा न खासा किसी एक को भी कुछ हो जाता है, कोरोना होता है या कुछ होता है, तो कितनों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। तो लास्टली यही विनती है कि आप अपना ध्यान रखें, हम भी अपना ध्यान रखेंगे। और बाकी वी नो कि एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नॉट कि इतना ज़्यादा कि लाइफ से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट तो फ़िलहाल कोई है नहीं। तो हमें अपनी लाइफ को सेव करनी, फ़िलहाल अपनी लाइफ को बचाना है। इसी तरह से कोविड-19 से हमें लड़ना है। दोबारा एग्ज़ाम्स होंगे, दोबारा अभी हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। जब भी एग्ज़ाम होंगे देन हम एग्ज़ाम देने जाएंगे अच्छे से, फिर हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। ठीक है जी, अभी के लिए धन्यवाद। भगवान उस भाई की आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को भी, परिवार तो बेचारे का, वैसे भी उसके परिवार की जो उसके फादर थे, मदर थी, बुआ थी, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। अब ये सोच सकते हैं कि यार अब उसकी फैमिली में कोई बचा ही नहीं है, तो रियली इट वॉज वेरी पेनफुल यार। खैर, थैंक यू, बाय बाय।